हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 13, अध्याय 14 और अध्याय 15 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले कक्षा 6 की एनसीईआरटी की विज्ञान भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 13 गति एवं समय। इस अध्याय के वो सारे पॉइंट क्लियर करवाए जाएंगे जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। कैसी कैसी गति हो सकती है वस्तु की? किसी सरल रेखा के अनुदिश या सरल रेखा में वर्तुल या वृत्ताकार। आवर्ती गति, आवर्ती गति क्या होती है? जैसे किसी लोलक की गति। तो वस्तुओं की ये गतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाल। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या होती है चाल? एकांक समय में तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल क्या कही जाती है? असमान कही जाती है। क्या होता है कि जब किसी सरल रेखा के अनुदिश कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी चाल बदलती रहे तो उसे क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। असमान चाल हम देख चुके हैं। अब क्या है ये? एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? किसी सरल रेखा के अनुदिश एक ही नियत चाल से, मतलब चाल बदले ना, एक ही चाल से नियत रूप से गति करती रहे तो वह कहलाएगी एक समान गति। और जब चाल बदलती रहेगी तो वह कहलाएगी असमान चाल या समान गति। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति कैसे समझ सकते हैं? एक सरल लोलक से। तो आवर्ती गति का एक उदाहरण सरल लोलक है। और घड़ियों में कैसी गति होती है? आवर्ती गति। नेक्स्ट पॉइंट है सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि एक धातु का गोला लेकर उसे किसी पत्थर के टुकड़े अथवा कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर, कोई धातु का गोला ले लीजिए या कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, उसे किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा बांध दीजिए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक दृढ़ स्टैंड है और ये एक धागा है। इसमें ये एक गोला क्या है? एक धातु का गोला इसमें बांधा गया है। आगे क्या कह रहा है? धातु के गोलक को लोलक का गोलक कहते हैं। ये जो धातु का गोला इसमें बांधा गया है इसको क्या कहेंगे? लोलक का गोला कहेंगे। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि सरल लोलक कैसे बनाया जाता है और इस दूसरे वाले में दिखाया गया है गति करता हुआ सरल लोलक। तो फर्स्ट पॉइंट है, सरल लोलक की यह गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। कि किस प्रकार की गति करता है सरल लोलक? आवर्ती या दोलन गति। इस गोले को पकड़कर जब हम एक जगह से छोड़ेंगे तो वह कैसी गति करेगा? पहले मान लीजिए ये यहाँ से हमने इसे छोड़ा तो पहले यहाँ पर आया, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, फिर ये वापस पुनः जाएगा अपनी उसी जगह पर, फिर वापस यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर जाएगा। तो ऐसे ही अपनी गति को कई बार दोहराएगा। तो ये क्या हो जाएगी? आवर्ती गति। नेक्स्ट पॉइंट है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ये जो सरल लोलक है ये पूरी इस गति को करता है तो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अब एक दोलन कितना होता है? जैसे ये सरल लोलक है, यहाँ पे भी एक गोला होगा ऐसे। तो ये एक सरल लोलक है
तो इसको एक दोलन कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे यहाँ से हमने इस धातु की गेंद को छोड़ा तो सबसे पहले यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस ये यहाँ पर लौटेगा और फिर अपनी उसी स्थिति में पहुँच जाएगा। तो जब ये पूरा घूम के उसी स्थिति में पहुँच जाएगा तो यह कहलाएगा एक दोलन। इस पूरे दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता था। क्या होता है आजकल की घड़ियों में, 1 या 2 सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं जो पहले की अपेक्षा अधिक यथार्थ अब की घड़ियां मानी जाती हैं। आगे देखेंगे समय तथा चाल के मात्रक। फर्स्ट पॉइंट है, समय का मूल मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक क्या है, यश होता है। मूल मात्रक क्या होता है समय का, सेकेंड। सेकेंड को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा घंटा होते हैं। सेकेंड तो समय का छोटा मात्रक है, लेकिन बड़े मात्रक क्या होते हैं, मिनट और घंटा। नेक्स्ट पॉइंट है, चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये चाल का फार्मूला है। किसी भी वस्तु की चाल निकालने के लिए अगर दूरी और समय हमें दिया है तो उसकी चाल निकाल सकते हैं, या इससे दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। कैसे मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पे दूरी बटे समय है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अथवा 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति होता है, उसकी नाड़ी 1 मिनट में कितने बार स्पंदन करती है, 72 बार, अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पथमापी ओडोमीटर। क्या होता है पथमापी ओडोमीटर, कार के डैशबोर्ड में एक मीटर लगा होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। पथमापी को ही ओडोमीटर कहते हैं। कार में आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए ये डैशबोर्ड का दिखाया गया है। कार में इस तरह का एक डैशबोर्ड होता है जिसमें मीटर लगे होते हैं। तो 1 मीटर ऐसा होता है जिसमें क्या दिखाया जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, कि वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो ये दिखाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, पथमापी या ओडोमीटर। मतलब ये एक दूरी का मापक है कि कितनी दूरी कार द्वारा तय की गई। नेक्स्ट है, चाल मापी या स्पीडोमीटर। यह क्या होता है, कार के डैशबोर्ड पर किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। ये तो दूरी मापता है। पथमापी या ओडोमीटर दूरी मापने वाला जो मीटर होता है उसको कहते हैं। और कार के एक तरफ डैशबोर्ड में एक तरफ स्पीडोमीटर भी होता है जो किसका मापन करता है, चाल का मापन करता है। तो इसमें क्या होता है, डैशबोर्ड पर एक जगह क्या लिखा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ये डैशबोर्ड का एक अलग से भाग करके दिखाया गया है, ये यहाँ पर लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या करता है, ये चाल का मापन करता है और इसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राफ द्वारा किसी भी वस्तु की गति को ग्राफ द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल में गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जैसे कोई वस्तु है वह नियत चाल से गति कर रही है, मतलब उसकी चाल कम ज़्यादा नहीं हो रही। एक चाल से वह चल रही, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और उसी चाल से नियत रूप से चल रही है। उसकी जो चाल है वह बदल नहीं रही है। तो वह क्या होता है, उसका जो दूरी समय ग्राफ बनेगा वह एक सरल रेखा में बनेगा। जैसे ऐसे ग्राफ बनते हैं तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे सरल रेखा में। अगर वह कम ज़्यादा करता तो ऐसा कुछ बनता, जबकि अगर वो नियत चाल से चलता है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में बनेगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दूरी है और यहाँ पे समय है, तो दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम सीधी रेखा, सरल रेखा में, अगर नियत चाल से चले तब। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। समय अनुरक्षण सेवा कहाँ से प्रदान की जाती है, नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा
संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त अमेरिका की राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। ये सबसे ज़्यादा यथार्थ घड़ी है संसार की। अध्याय 13 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 14, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। क्या होता है विद्युत सेल में? एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। इसके पहले कक्षा 6 में हमने आपको सेल भी दिखाया था और उसमें धन और ऋण टर्मिनल दिखाया भी था। जिसने ना देखा हो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, कक्षा 6 की विज्ञान के। बैटरी क्या होता है? एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जब एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वह कहलाता है बैटरी। जैसे ये देखिए, ये एक बैटरी दिखाया गया है इसमें। जैसे ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, ऐसे सभी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऊपर वाला धन टर्मिनल है और नीचे वाला ऋण टर्मिनल है। तो इसमें धन टर्मिनल को कैसे जोड़ा गया है? ऋण से। ऐसे इसमें धन को ऋण से, धन को ऋण से जब जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। ऐसे ही कई सेलों को जोड़ने से बैटरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। बल्ब के अंदर ये जो पतली तारें होती हैं, ये क्या होती हैं? इन्हें तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और बल्ब तभी जलता है जब इसमें विद्युत धारा, इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा बल्ब फ्यूज हो जाता है। फ्यूज बल्ब को जब हम अंदर देखते हैं तो उसका जो फिलामेंट तंतु होता है वह टूटा हुआ दिखाई देगा। तो वह क्या हो जाता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है और तभी वह नहीं जलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। मतलब जब स्विच ऑन होता है तो क्या होता है? बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कब? जब स्विच ऑन होता है। नेक्स्ट है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब स्विच ऑफ होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और इसको क्या कहते हैं? खुला परिपथ। और जब स्विच ऑन होता है तो इसको बंद परिपथ कहा जाता है और इससे तुरंत ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या होता है? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो तार होती है वह क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है या गर्म हो जाती है। तो विद्युत धारा के इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे विद्युत हीटर। ये देखिए विद्युत हीटर दिखाया गया है यहाँ पे। विद्युत हीटर में ये जो अंदर तार ही होती हैं और जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार तप्त हो जाती हैं। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? उस तार की लंबाई एवं मोटाई पर निर्भर करता है। जिस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई और मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका परिमाण उस तार के पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है।
वह तार जिस धातु से बनी होती है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए क्या होता है कि कई जगह कई तरह की तारें उपयोग की जाती हैं, कहीं मोटी तार प्रयोग की जाती है, कहीं पतली तार प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर प्रभाव होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है चुंबकीय प्रभाव? जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब किसी परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे क्या होता है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्या है यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? यह हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी रहती है वह क्या होती है, विक्षेपित होती है और क्या होती है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। तो यह क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से ही उसे जोड़िए कि जब विद्युत धारा का प्रवाह उसमें समाप्त हो जाता है तो कुंडली क्या हो जाती है, उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और जब प्रवाह उसमें ज़्यादा होता है तो वह चुंबकित होने लगती है। तो जब प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उसका चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, विद्युत चुंबक का प्रयोग कबाड़ों से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्रेनों के एक सिरे प्रायः एक प्रबल चुंबक लगा होता है। जो क्रेन मशीनें होती हैं जो बहुत भारी भारी बोझ उठा लेती हैं, उनके एक सिरे में क्या लगा होता है, विद्युत चुंबक लगा होता है, जिसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तब तो वह चुंबकत्व होता है उसमें, और जब धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। मतलब वह बड़ी बड़ी चीज़ों को चुंबक की सहायता से उठा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत चुंबक का प्रयोग खिलौनों में तथा डॉक्टरों द्वारा दुर्घटनावश आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में करते हैं। जैसे कोई दुर्घटनावश आंखों में लोहे का कोई छोटा टुकड़ा चला जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, विद्युत चुंबक का प्रयोग के द्वारा उसे आंखों से आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। अध्याय 14 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 15, प्रकाश। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कैसे गमन करता है प्रकाश, सीधी रेखा में या सरल रेखा के अनुदिश। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वह क्या करता है, प्रकाश की दिशा को बदल देता है, और यह परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचे। कब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, तब भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और जो सामने बिंब रखा रहता है उसी के साइज के समान होता है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने जो बिंब होता है उसकी दूरी के बराबर होती है। ये देखिए, ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने मोमबत्ती रखी गई है। तो समतल दर्पण का मोमबत्ती का प्रतिबिंब समतल दर्पण में यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट,
यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है, तो इसमें ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ये ऐसे बना है और इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, अवतल दर्पण की भांति। ये देखिए ये चम्मच है और ये इसका भीतरी पृष्ठ है, तो ये कैसे कार्य करेगा, अवतल दर्पण की भांति। एक मिनट, ये चम्मच का भीतरी पृष्ठ है, तो भीतरी पृष्ठ कैसे कार्य करेगा, अवतल दर्पण की भांति। जबकि चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है वह कैसे कार्य करता है, उत्तल दर्पण की भांति। ये हो गया भीतरी पृष्ठ और ये हो गया बाहरी चम्मच का बाहरी पृष्ठ। यह कार्य करेगा अवतल दर्पण की भांति और यह कार्य करेगा उत्तल दर्पण की भांति। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे, जिस भी वस्तु का पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिनका पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनता वह कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण पर जो अभी मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाया गया था वह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों जैसे डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गला का निरीक्षण करते समय, जब डॉक्टर जो होते हैं आँख, कान और गला, नाक इत्यादि को देखने के लिए वे किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा या दांत के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जो दांतों का प्रतिबिंब उन्हें दिखे वह बड़ा दिखे और वह आसानी से देख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, टार्च, कारों, स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। टार्च जो होती हैं, कार, स्कूटर, इनके जो आगे लाइट लगी होती है, अग्रदीप जो होते हैं, इनके परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, अवतल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग देख चुके हैं, अब देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। गाड़ियों में साइड मिरर, पार्श्व मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में जो बगल में एक मिरर या शीशा लगा होता है उसमें काहे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। जैसे ये देखिए 4 व्हीलर है और इसके ये साइड में पीछे का दृश्य देखने के लिए एक मिरर होता है, तो उसी में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना सकता है, जिससे पीछे का दृश्य देखने में आसानी होती है। आगे देखेंगे लेंस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोगी होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है, यह एक प्रकार का लेंस ही होता है, और इससे क्या किया जाता है कि जो बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं, प्रिंट होते हैं, उनको पढ़ने में इससे आसानी होती है। ये बड़ा करके दिखाता है उनको, जिससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए आवर्धक लेंस दिखाया गया है यहाँ पे, ये छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। नेक्स्ट उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिखाया गया है, तो अब हम देखते हैं उत्तल लेंस क्या होते हैं, किनारों में पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। अब इन दोनों में देखिए किनारों में पतला कौन है, ये देखिए किनारों में पतला है और बीच में मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वह होते हैं अवतल लेंस। ये देखिए ये किनारों में तो मोटा है लेकिन बीच में किनारों की अपेक्षा पतला है, तो यह क्या हो जाएगा, अवतल लेंस।
लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से क्या होता है? प्रकाश गुजर सकता है क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन से लेंस अभिसारी होते हैं? उत्तल लेंस। ये क्या करते हैं? जब इनमें कोई प्रकाश पड़ता है तो ये उसको अभिसरित कर देते हैं। अभिसरित मतलब जैसे ये देखिए, ये उत्तल लेंस है, इनमें जब ये कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये उसको फैलाएंगे नहीं बल्कि समेट देंगे, ऐसे करके सिमटती जाएगी या इसी को कहेंगे अभिसरित होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। मतलब उत्तल लेंस जो होता है उसमें जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वह उसको समेट देता है, तो ये हो जाएगा अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है अपसारी लेंस। अवतल लेंस आपतित किरण की अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी क्या करता है? अभिसारी होता है उत्तल लेंस और अपसारी होता है अवतल लेंस, याद रखिएगा ये। और अभिसारी लेंस क्या करता है कि किरणों को समेट देता है, जबकि जो अपसारी लेंस होता है उसमें जब कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ती है तो वह उनको फैलाता है, ऐसे करके उनको बाहर की ओर फैलाएगा, तो ये हो जाएगा अपसारी। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। उत्तल लेंस, अभिसारी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? समेटता है। अपसारी कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस हमने अभी आपको ऊपर दिखाया भी था और बताया भी था। नेक्स्ट पॉइंट है, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। अब आगे देखेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, कब दिखाई देता है इंद्रधनुष? वर्षा के बाद जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अनेक रंगों का एक बड़ा सा धनुष होता है जो इंद्रधनुष के रूप में होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, ये होते हैं इंद्रधनुष के रंग। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। 7 रंगों वाली किसी डिस्क को दिन के प्रकाश में जब तेजी से घुमाते हैं तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक डिस्क है। ये इसमें कितने रंग हैं? 7 रंग। इसको जब तेजी से घुमाया जाता है सूर्य के प्रकाश में तो क्या होता है? ये सभी रंग आपस में मिल जाते हैं। और ये जब 7 रंग आपस में मिल जाते हैं तो किस रंग का निर्माण होता है? श्वेत रंग का। ये देखिए, जब इसे तेजी से घुमाया गया तो कैसी डिस्क दिख रही है? सफ़ेद या श्वेत रंग की। ऐसी डिस्क को क्या कहते हैं? न्यूटन की डिस्क। नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। बिंब के साइज के प्रतिबिंब जब बनते हैं तो दर्पण समतल होगा। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।